विभिन्न सम्मानीय उप प्राचार्यगण, हमारी प्राचार्य महोदया, शिक्षक साथी जो इस वेबिनार से जुड़े हैं, आप सबको मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जैसा आपको विदित ही है कि स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 सितंबर से 17 सितंबर तक वर्चुअल माध्यम द्वारा शिक्षक पर्व का आयोजन निर्धारित किया गया है। इस शिक्षक पर्व का जो आयोजन किया जा रहा है वो समर्पित है कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी जो NEP हमारी बनी है 2020 को सफल बनाने हेतु शिक्षकों के अमूल्य योगदान को इसको समर्पित किया गया है इस बार का शिक्षक पर्व। अब जो जैसा मधुलिका मैम ने कहा, जो मुझे कार्य सौंपा गया है हमारी प्राचार्य महोदयों की तरफ से और पूरे केंद्रीय विद्यालय अलीगंज परिवार की तरफ से, मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी का। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। फिर मैं स्वागत करना चाहूंगी आज की अतिथि वक्ता प्रोफेसर निधि वी चावला जी का, जो आज अपने ज्ञान से हम सबको सराबोर करेंगी। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे समस्त लखनऊ संभाग के प्राचार्य गणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कि आप लोगों ने इतनी व्यस्ततम समय में से निकालकर कुछ समय हमें भी दिए हैं और आपके भी जो हमारी उपलब्धता इस मंच पर हो पाई है, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। उप प्राचार्य महोदयगण जो इस संभाग से आए हैं, आप लोगों का भी स्वागत एवं अभिनंदन। फिर इस मंच से जुड़े हमारे बहुत सारे शिक्षकगण भी जो अभी फिलहाल जुड़ने की परंपरा चली आ रही है और हमारे शिक्षकगण जितने भी इस वेबिनार से जुड़ पाए हैं, आप सब लोगों का भी स्वागत एवं अभिनंदन। अंत में मैं अपनी बात को थोड़ा सा एक लाइन आज मलाला यूसुफजई की जो उन्होंने लाइन कही है, इस लाइन को आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। जो उन्होंने कहा था कि 1 child, 1 pen, 1 teacher and 1 book can change the whole world। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि शिक्षक का हमारे अगर इस समाज को बदलना है, सकारात्मक रूप से इसमें परिवर्तन लाने हैं, तो शिक्षक की भूमिका हमेशा ही से सर्वोपरि रहेगी। तो इसी आशा के साथ कि आप अपना प्रयास, हम सब अपना प्रयास, सामूहिक प्रयास इस शिक्षा जगत में फैलाते रहेंगे। आप सबका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अब मैं अपनी आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मंजुला उपाध्याय से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। मंजुला मैम प्लीज। सभी को नमस्कार। और मैं मधुलिका जी और असित तिवारी जी को सेंट्रल स्कूल की तरफ से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे एक मंच दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके बीच साझा कर सकूं। और जो लोग भी जुड़े हैं इससे, आप सभी को शुभकामनाएं। और हम सभी के, मैं भी एक शिक्षिका हूं, तो हम सभी के प्रयास से जो भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप इसे कह रहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ चीजें नई हैं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले भी थी। हमें उसका क्रियान्वयन जो है करना है ठीक से। जैसे अर्थशास्त्र की प्रोफेसर होने के नाते जो मुझे दिखता है वो ये कि इसके 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ये राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसमें एक चीज तो कॉमन है जो कि 6% ऑफ GDP जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3% जो है वो खर्च करना, 6% खर्च करना है। तो ये टारगेट पहले भी लिया गया था, पर हम ये इधर बढ़ा है 2014 के बाद से, टारगेट करीब हम 3% के करीब पहुंचे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम और अगर तेजी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये टारगेट और मीट करेंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत चैलेंजेस ला रही है कि एक तो कोविड भी ने उन चैलेंजेस को हमें और जल्दी अडॉप्ट करने पर मजबूर भी कर दिया।
जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग की बात आई, वो चाहे प्राइमरी स्कूल्स की हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल्स की हो, चाहे हायर एजुकेशन की ही हम बात करें, अगर ऑनलाइन टीचिंग ना होती तो हमारे बच्चे 2 साल में एकदम पढ़ाई से अछूते ही रह जाते और उनकी वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती। वो एक अलग चर्चा का विषय है कि उनके जो परफॉर्मेंस है उस पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि नेगेटिव आया है, पर ये तो कहेंगे कि वो एकदम से पढ़ाई से कट ऑफ नहीं रहे। मैं सभी शिक्षिकाओं को और जो शिक्षण संस्थानों के हेड्स होते हैं, प्रिंसिपल, उन सभी का साधुवाद देना चाहूंगी। और मैं जानती हूँ खुद भी कि ऑनलाइन क्लास लेना भी बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं होता। टीचर्स को अपना पीपीटी पहले से चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं और कैमरा फेस करने के एप्ट नहीं थे सभी टीचर्स, पर उन्होंने अपने आप को, जो हमारी चैलेंजिंग सिचुएशंस थी, जो डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट किया। इसके लिए वो धन्यवाद के और बहुत ही मैं तो ये कहूंगी शाबाशी के पात्र हैं। और पूरा मुझे लगता है भारत इस चीज को मानना पड़ेगा, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे बच्चे हों, सबकी सोच टीचर्स के प्रति बदली है और बदलेगी भी, कि उन्होंने कितने आसानी से अपने आप को नई सिचुएशंस में ढाला और जो चैलेंज था उससे लोगों को निकाला और बच्चों को शिक्षा वो दे रहे हैं। आप चाहे स्कूल एजुकेशन की बात करें, क्योंकि जो मेजर चेंज आया है वो 10+2 की जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसको 5+3+3+4 सिस्टम में डाला, जिसमें कि 5 इयर्स तो आपके फाउंडेशनल लिटरेसी के जाएंगे, जिसमें आपका 3 to 8 इयर्स आप कह रहे हैं, और फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्कूल है जो आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास है, जो 8 to 11 है, और फिर उसके बाद मिडिल स्कूल आपका आ रहा है जो कि 11 से 14 साल के बच्चों को हम केटर करेंगे। आपकी जो 6th, 7th, 8th क्लास के लिए। और ये 6th क्लास से जो वोकेशनल एजुकेशन और जिसमें कोडिंग की भी सिखाने की बात हो रही है बच्चों की, तो ये भी नया है। तो ऐसा नहीं, बहुत कुछ नया है, क्योंकि इस पे भी प्रश्न उठते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली बार तो आई नहीं है, इस तरीके की पॉलिसीज एजुकेशन की आती ही रही हैं, तो ऐसा क्या नया है कि इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो बहुत कुछ अगर आप डिटेल स्टडी करें तो बहुत कुछ नया है। एक तो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट नया है। 6% जीडीपी भले ये कहा जा रहा है कि पहले भी थी, पर हम उसको मीट करेंगे ये, और ये दृढ़ शक्ति हमें 2014 के बाद दिख रही है कि सरकार ने अगर कुछ प्रोग्राम या पॉलिसी लाई, उसने सोच लिया कि हमें ये करना है, तो सरकार ने उनको करके दिखाया। जिन मुद्दों पे हम सोच भी नहीं पाते थे कि कोई आगे आएगा, उन मुद्दों को सरकार ने सॉल्व किया है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च होगा। और ये जो एनरोल फिर हम कहते हैं 9 to 12 क्लास जो 4 साल बाकी बचे, 5+3+3+4 ऐसे डिवाइड कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो डिवीजन था, ऑलमोस्ट जो कॉन्वेंट एजुकेशन थे, जो पब्लिक स्कूल्स थे, और जो मतलब आप ऐसे स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स कह सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा था। कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी के माध्यम से भी आपका जो प्ले ग्रुप होता है उसको केटर करने की कोशिश हो रही थी, पर उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए उसको प्ले ग्रुप ही कहेंगे। और फिर नर्सरी और केजी, ये 3 साल जो है बच्चे को खेल खेल में ही चीजें सिखाना। तो उसके लिए हम जैसे हम लोग के बच्चे तो प्ले ग्रुप्स में गए हैं, तो हम लोग को पता है। तो ये सरकारी स्कूलों में भी ये चीज पहुंचे, क्योंकि जो रूरल अर्बन डिवाइड है एजुकेशन में, या अर्बन एरिया में भी लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास का एजुकेशन का डिवाइड है, प्राइवेट सेक्टर क्योंकि ज्यादा हावी हो रहा है। तो इन चीजों को डील करने के लिए ये चैलेंज है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी उतना और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देनी होगी, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। ये नहीं कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई है और हम सिक्योर, पर हमारा दायित्व है कि हम
एक शिक्षक होने के नाते हम अपने बच्चों जो बच्चे हैं जो आगे हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायक हैं, उनकी उनके भविष्य की बात है। आज तो हमें छात्र का अच्छा करना ही है, पर उसके साथ साथ ये छात्र हमारा उज्जवल भविष्य भी करेंगे। और जो हम अखंड भारत और विश्व गुरु बनाने की भारत की बात कर रहे हैं, तो इन बच्चों को ट्रेन करना ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं कॉलेज के, वो पीछे ना रह जाएं। इस तरीके की प्रणालियां अपनाने की बात कही गई और इसको अपनाया भी जा रहा है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने दीक्षा पोर्टल अडॉप्ट किया कि जिसमें ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबिलिटी या किस तरीके से अगर टीचर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही कि कंटेंट कैसे डेवलप करें, कैसे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएं, तो इस सब की ट्रेनिंग दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दी गई, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कंटेंट दोनों प्रोवाइड करता है आपकी ई ब्रोशर्स वगैरह के भी माध्यम से। तो और एक चीज और है जो है लैंग्वेज फॉर्मूला जो हम कह रहे हैं, तो सभी जानते हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, चीन है, जापान है, क्योंकि बार बार ये बात आती है, लोग कहते हैं कि अगर हम इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो हम ग्लोबलाइजेशन के युग में हम कैसे इंटरनेशनल उसमें फोरम पे अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे। पर ये कंट्रीज भी हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, पर ये अपनी जो इनकी मदर टंग होती है उसमें शिक्षा देती हैं। तो आप देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी जब ऐसे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, वो अपनी भाषा में ही संवाद करता है। और वो ट्रांसलेट, इतना डिजिटलाइज्ड युग है और इसमें भी जॉब्स होती है ट्रांसलेटर्स की भी। तो सभी जगह लोग हैं जो आपकी भाषा को ट्रांसलेट करें। पहली बात तो आप अपनी भाषा में गर्व महसूस करें। तो कई तरीके की लैंग्वेज, एक तो लोकल लैंग्वेज हो गई, फिर हमारी मदर टंग जो है हो सकती है, एक रीजनल लैंग्वेज भी कुछ हो सकती है। अब हिंदी को इम्प्लीमेंट करने में जो हमारे साउथ के राज्य हैं, वो हिंदी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो उससे ज्यादा प्रेफरेंस इंग्लिश को देना चाहते हैं। पर ये जो 3 टायर लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, 3 फॉर्मूला है, लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो इसमें एक तो आपकी मदर टंग, 2 इंडियन लैंग्वेजेस को रखना है और एक ही फॉरेन लैंग्वेज आप रख सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो फॉरेन लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे कहा गया है कि फॉरेन लैंग्वेज भी एक आप प्रमोट करें तो बच्चा सीख सकता है, जिसमें इंग्लिश भी हो सकती है, फ्रेंच, जर्मन, मतलब किसी भी देश की भाषा, एक भाषा और एक्स्ट्रा सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, आप चाहे गांधी जी को लीजिए, पुराने समय में जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं, वो कई भाषाएं सीखते थे, क्योंकि अगर आप कई भाषा की नॉलेज रखते हैं तो आपका ब्रेन भी और डेवलप होता है और दूसरों की चीजों को और आप अच्छे से समझ सकते हैं। और ज्ञान जितना ही हम ले उतना ही हमारा विकास होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनसे थोड़ा रिजर्वेशंस थे, पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई एनफोर्स नहीं किया है कि आपको हिंदी पढ़ानी है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाना ही है। तो ये उनके ऊपर ऑप्शनल छोड़ा है। तो देखिए कौन से राज्य इसको अडॉप्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसके लिए आंगनवाड़ी थी, पर वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए प्ले ग्रुप्स और एलकेजी यूकेजी का महत्व तो दिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर पहली कक्षा से एंट्री होती थी। और अगर हम देखना होगा कि यही बच्चे जब इंटर पास करके हायर एजुकेशन में जाते हैं, पहले तो मैं बोर्ड पे आती हूँ। जैसे बोर्ड में क्या था, बोर्ड का भय बच्चों में बहुत रह रहा था, और उसमें यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आगे आना पड़ता है बोर्ड एग्जाम्स की पहले उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने के लिए, कि ये बोर्ड का एग्जाम हमारे जीवन का मतलब अंत नहीं है, इसको ये सिर्फ हम एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के बाद भी और सीढ़ियां हैं जिसको पार कर हम ऊपर और चढ़ सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्कूल्स में, और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं और उनको अपनी मन की बात में करना पड़ जाता है हर बोर्ड के एग्जाम्स के पहले। तो ये जो एक भय,
इशू बना हुआ था, बच्चा मार्क्स कम आ गए, फेल आ गए, हो गया, सुसाइड कर ले रहे हैं या एकदम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो ये अवसाद की स्थिति से उनको निकालने के लिए भी ये काउंसलिंग जैसे मनोदर्पण के माध्यम से हो रहा है कि उनकी बच्चों की भी काउंसलिंग, टीचर्स की काउंसलिंग, सबकी काउंसलिंग की जाए। खासतौर पे कोविड काल में तो काउंसलिंग और भी इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग अलग-अलग तरीके से इम्पैक्ट उन पर पड़ा है। तो इसको सेमेस्टर सिस्टम में जो डिवाइड कर दिया है, तो कम से कम बच्चा अगर एक सेमेस्टर दे रहा है, उसमें अगर ठीक परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, तो या किसी वजह से हेल्थ इशू आ जा रहा है या कोई फैमिली इशू आ जा रहा है, एग्जाम एक आध दो छूट भी जा रहे हैं, तो जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं हो जा रहा है। वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जो है फिर से उसको कंपनसेट कर सकते हैं। और बच्चों में ये फीलिंग डालना कि ठीक है, कोई 99% ला रहा है, कोई 98% ला रहा है, पर जो बच्चा कि हर बच्चे में कैपेबिलिटीज अलग हैं। पहली बात तो हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम बच्चे में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना टूटने दें। अगर आपके मार्क्स कम भी आ जाते हैं, तो हो सकता है आपके अंदर कोई और ऐसा विलक्षण गुण हो जो किसी हम में ना हो, जो किसी और में ना हो, तो वो डेवलप करने की कोशिश की जाए। और इसी वजह से कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन की बात हो रही। अगर बच्चा कोडिंग में एक्सपर्ट होना चाहता है, तो उसको धीरे-धीरे कोडिंग सिखाइए, 6 to 8 तक में वो सीख लेगा, आगे चाहे तो उसको और परस्यू कर सकता है। और अगर वो 10th क्लास तक या 12th क्लास तक पास कर ले रहा है, तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई में वो बहुत अव्वल नहीं रहा तो उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। उसके पास एक स्किल है और वो उस स्किल से अपना जीवन यापन कर सकता है। जैसे कि आगे हमको स्टार्टअप्स खोलने हैं मान लीजिए, तो जब आप बचपन से ही उसमें स्किल्ड होंगे, तो और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड वे में आप कोई डिप्लोमा या कुछ कोर्स कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी आप उस प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी तक क्या था कि हम लोग भी जब एडमिशन्स लेते थे, तो जो बच्चा वोकेशनल एजुकेशन में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या पीएड लेके फिजिकल एजुकेशन लेके आता था, तो लगता था उनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आते थे, फिर एडमिशन हो जाए, तो उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था हायर एजुकेशन में। ये बात स्वाभाविक है। पर जब आज की डेट में उसको वोकेशनल एजुकेशन को गवर्नमेंट ही इतना महत्व दे रही है, तो नेचुरल सी बात है अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आए दिन अपनी स्पीच में कहते हैं कि हम रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। तो ऐसा भी हमारे अंदर अगर हम गुण उत्पन्न करें, तो वो भी अच्छा, रोजगार मिले वो भी अच्छा है, जिस जॉब के लिए वो केपेबल है। पर सभी को गवर्नमेंट्स जो है वो रोजगार नहीं प्रोवाइड कर सकती। प्राइवेट जो सेक्टर है वो जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्या कुछ कमियां हैं वो भी हम जानते हैं। पर अगर उसमें भी जाना चाहते हैं, तो जो स्किल्ड है वो जाए। पर तीसरा वर्ग जो आता है, ऐसा ना हो कि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, उसके पास भी एक ऑप्शन हो कि वो अपना काम कर सके। क्योंकि जैसे आप कोई प्लम्बर का ही काम करता है या कोई इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, तो अगर उसमें एकदम निपुण होगा, परफेक्ट होगा, वो एक दिखाए कि हाँ मैंने ये चीज इस क्लास तक पढ़ी थी या मैंने इस चीज में एक सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो नेचुरल सी बात है अगर वो ज्यादा पेमेंट भी लेना चाहेगा, तो उसको अपनी उसी स्किल का ज्यादा पेमेंट भी मिलेगा। तो इस तरीके के जो कुछ चेंजेस हैं वो बहुत ही मुझे लगता है फ्रूटफुल होंगे। और बच्चों को खाली किताबी शिक्षा ना देने के साथ साथ ग्रीन कैंपस डेवलप करने की जो बात हो रही है, तो उससे अभी भी जो आपके मैंने कहा कि पब्लिक स्कूल्स हैं या कॉन्वेंट एजुकेशन है या जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, यहाँ सब जगह ग्रीन कैंपस के महत्व को समझाया जाता है। किस तरीके से हमें फॉरेस्टेशन करना, कुछ पेड़ पौधे लगाने, चाहे आप अपने जन्म दिवस पे लगाएं या कोई स्पेशल ओकेजन हो उस पे लगाएं, या कोई ओकेजन नहीं भी हो उस पर लगाएं और उसको संरक्षित रखें। ये तो अब एक तरीके, तो इसको अब थोड़ा अगर सिलेबाई में हम उसकी मार्किंग में भी जोड़ दें कि अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं है। अगर कोई बच्चा इस इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ मुहिम कर रहा है, क्योंकि शिक्षा को समाज से हमको जोड़ना है,
तो शिक्षा जब तक समाज से नहीं जुड़ेगी तो सामाजिक परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो वो टीचर का भी, एक शिक्षक का भी दायित्व है, और साथ ही साथ जो शिक्षार्थी है, जो शिक्षा का अर्जन कर रहा है, तो वो जिस स्टेप की शिक्षा का अर्जन कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई 8th क्लास का बच्चा है, तो अगर एक पाठशाला खोलकर अगर आधा घंटा भी जो ऐसे वंचित बच्चे हैं जो नहीं जा पा रहे, उनको मोटिवेट करे कि वो स्कूल्स जाएं, और अगर उनको बेसिक नॉलेज दे रहा है, तो ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। और जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे हम इसकी एजुकेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में भी इसको देख सकते हैं। और फिर इससे समाज से वो बंधा हुआ, मतलब कनेक्ट हो महसूस करेगा। और जब कोई चीज अच्छी समाज में दिखेगी कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा आगे की भी क्लास में पढ़ता है, तो जैसे हम शिक्षक हैं, तो हमें जो खुशी होती है उसमें उसको भी ये खुशी होगी। और जब पेड़ पौधे, जैसे एनएसएस एनसीसी तो थोड़ा हायर मतलब लेवल पे जाके आता है, 11th 10th 12th पे लेवल पे सिखाते हैं, पर इसी तरीके की कुछ एक्टिविटीज अगर हम छोटी क्लास से ही बच्चों से करवाते रहें, जो कि करवाई जाती है, हम जानते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, पर बहुत सारे स्कूल्स में नहीं करवाई जाती। जहाँ नहीं करवाई जाती वहां पर भी वो एक्टिविटीज करवाई जाए, जिससे बच्चे जो हैं उसका महत्व समझे। एक और चीज है कि जो हमारे जो हमें इतिहास पढ़ाया गया, जैसे कहा जाता है कि उसमें कुछ चीजें नहीं इनकॉर्पोरेट की गई, या उस इतिहास में हमें ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई गई कि हम बहुत गौरवशाली अपने अतीत को महसूस करें, गर्व से उसकी बात कर सकें। हमेशा कि हम इनसे परास्त हुए, उनसे परास्त हुए, या ये हमारे ऊपर इन्होंने इतने साल शासन किया। यहाँ तक कि लोग यहाँ तक कह देते हैं कि अगर अंग्रेज ना आए होते तो हम शायद ये चीजें डेवलप ही नहीं कर पाए होते। कुछ चीजों पर कहते हैं, पर वो अपनी जो हमारी प्राचीन सभ्यता रही है, जो प्राचीन हमारे विद्वान रहे हैं, उन चीजों को भी हमें एक्सप्लोर करना है कि हमारे यहाँ बागभट्ट भी हुए, हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए, हमारे यहाँ चरक हुए, सुश्रुत हुए। तो इन सब के बारे में भी शिक्षकों को चाहिए कि उनके बारे में बताएं। और बाकी सब जैसे कुछ ऐसे जो थिंकर्स हैं जो नहीं पढ़ाए गए, जैसे एकात्म मानववाद, जैसे गांधी जी के दर्शन को हम पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, उसको भी पढ़ाइए। 2 अक्टूबर को हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, और उसके साथ जिनको हम बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, जिन्हें नहीं लोग बहुत नहीं जानते, उन्हें भी लोगों को बताना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब हमने ये स्वतंत्रता प्राप्त की है। और इस स्वतंत्र युग में हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, शिक्षा में भी आगे जा रहे हैं। और अगर एक हायर एजुकेशन की मैं बात करूं, जब बच्चा इंटर करके निकलेगा तो वो भी उसको एक सिनेरियो पता होना चाहिए कि जब वो 1 साल की एजुकेशन लेगा हायर एजुकेशन में, अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन करता है, 1 साल पे पहले क्या था, बच्चा अगर कोई भी खराब परिस्थिति आई, या माँ बाप का ट्रांसफर हो गया, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती थी। और उसके बाद फिर से उसको अगर ग्रेजुएशन को शुरुआत से फिर से करना पड़ता था, अगर 2-4 साल का गैप हो गया तो। अब ये एक इस पॉलिसी का एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपने 1 साल का कोर्स पूरा कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपने 2 साल का कोर्स पूरा कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिल गया, आपने 3 साल का पूरा कर लिया तो आपको डिग्री मिल गई, और आपने अगर 4 साल का कोर्स पूरा कर लिया तो आपको डिग्री विद रिसर्च मिल गई। आपका जो ग्रेजुएशन का 4th ईयर होगा, उस 4th ईयर से ही रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी। और जो बच्चे 4 साल का यूजी करेंगे, उनको खाली 1 साल का पीजी करना पड़ेगा, और फिर वो डायरेक्ट पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, या उनका रिसर्च करने में इंटरेस्ट हो। जैसे कि बीएड में भी कंफ्यूजन है, तो उसमें भी ये है कि अगर इंटर के बाद आप कर रहे हैं तो 4 साल का है, और फिर ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो आप 2 साल का, पीजी के बाद करें तो आप 1 साल का। इस तरीके का अभी देखिए क्या स्वरूप पूरा इम्प्लीमेंट होता है, पर इसी तरीके का प्रपोज्ड है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है, इतनी रिजिडिटी नहीं है, क्योंकि भारत
में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों की कंडीशंस बहुत खराब हो सकती हैं। जैसे अब कोरोना ही क्राइसिस आई तो इसमें बहुत लोगों की शिक्षा छूट गई, स्कूल्स में एनरोलमेंट कम हो गए, तो कम से कम अगर जिन लोग की छूट गई है तो उनको फिर से ना शुरू करनी पड़े, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये कि जब बच्चा 11th में आता है तो वो हम उसको स्ट्रीम में बांध देते थे। जैसे हम लोग के ही बच्चे हैं, जब वो 11th-12th में आए तो आज की डेट में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल अनाउंस हुई तो बहुत उत्साहित हुए सब कि हमारे समय में ऐसा आया होता तो हम कम से कम अगर हिस्ट्री फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते तो पढ़ लेते, और इसके साथ हम म्यूजिक पढ़ना चाहते तो पढ़ लेते, या मतलब ऐसा मिक्स आप एक बास्केट आप तैयार कर सकते थे सब्जेक्ट्स की, जो कि आप पढ़ सकते थे। आप तो आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रीम में बंधना नहीं पड़ता कि आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं कि कॉमर्स के हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो कि आगे आने वाले भविष्य के लिए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट और मल्टी डिसिप्लिनरी जो हम अप्रोच चला रहे हैं, ये दूसरे हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन की अगर ये यही कॉलेज पास आउट करके हायर एजुकेशन में जाएंगे बच्चे तो उन्हें पहले से पता हो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा जो कि तरह तरह की रिसर्च की फंडिंग करेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि स्मॉल स्केल लेवल पर भी रिसर्चेज हों, हायर लेवल पे भी रिसर्चेज हों, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर इनोवेशंस और रिसर्च R&D को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। भारत तो उस क्षेत्र में अभी इधर पिछड़ा है, तो इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई कि जिससे R&D के माध्यम से बहुत ज्यादा रिसर्चेस सामने आए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी मेकिंग में भी वो हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो सजेस्टिव होगा ना कि ये कमियां हैं, या उसमें सजेशंस भी होते हैं रिसर्च प्रपोजल्स में, वो सजेशंस भी आएंगे। फिर हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ABC जिसको हम कह रहे हैं, उसके बनने से ये फायदा है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम के लिए क्रेडिट की जरूरत है, मान लीजिए 24 क्रेडिट की जरूरत है या 56 या 100 क्रेडिट की जरूरत है, तो वो जो भी आपने किया वो जुड़ता जाएगा। जैसे हमें भी थोड़ा म्यूजिक में या डांस में रुचि थी, पर हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हम अलग से मतलब जो अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ के लोग जुड़े हुए हैं कि भातखंडे था, तो वहां पे जाकर हम कुछ सीखना चाहते थे, पर घर में भी उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, और साथ ही साथ फिर अगर वो हमारे अंदर वो डेवलप हुआ होता तो मैं सही बताएं कि अगर हम लोग जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ अगर म्यूजिक है या गेम्स है या हम डांस है या कुछ और इंस्ट्रूमेंटल चीजें हैं, इस तरह कोई हॉबी इस तरीके की अलग से डेवलप करते हैं उसको प्रोफेशन की तरह, तो आगे आकर आप उस हॉबी से आपका एक तो साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन भी मिलता है और आप अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज रखते हो, सकारात्मक रूप से एंगेज रखते हो, और बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं, तबला भी सीख सकते हैं आप, पर उस चीज का अब क्या है कि अब आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। पहले क्या था कि हम उसको कोई माँ बाप को भी वो बहुत यूजफुल नहीं लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि बच्चा ये तबला सीखकर या गिटार बजाकर या गाना गाकर क्या हासिल कर पाएगा। उसको बेसिकली ये है कि जो इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए, या डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी के साथ चाहिए, या IAS बनना है तो क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, बस इसी पे फोकस करे बच्चा। खास तौर पर मिडिल क्लास तो यही चाहता है कि वो पूरी पूंजी अपनी बच्चे की पढ़ाई पर लगा दे, तो वो सोचता है वो अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करे, तो उसमें ये गुण नहीं डेवलप हो पाते, पर अब ये गुण भी डेवलप होंगे, क्योंकि ये प्रूव्ड है कि ये मानसिक विकास करती हैं ये सब हॉबीज भी। अब उसका हम क्रेडिट जोड़ लेंगे। अगर मान लीजिए हम डांस सीखते हैं और उसका 24 क्रेडिट हमने अर्न किया, तो वो 24 क्रेडिट हमारा जुड़ेगा, या 4 क्रेडिट अर्न किया तो वो 4 क्रेडिट हमारा जुड़ेगा, और हम जहां जाएंगे वहां को क्रेडिट जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे नाम से हमारे क्रेडिट स्टोर होंगे।
दूसरी चीज, इसमें इंटर स्टेट मान लीजिए ट्रांसफर हो जाता है या इंटर इंस्टीट्यूशन भी ट्रांसफर हो जाता है, तो उससे कोई बच्चे को नुकसान नहीं है। उसका वो क्रेडिट स्कोर या एक जगह से दूसरी जगह भी उसका चला जाएगा और वो उसके आगे परसू कर लेगा और वो एंट्री उसकी हो जाएगी। और अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो जो एमफिल थी वो एक तरीके से डायरेक्ट अब रिसर्च में जा सकते हैं। हालांकि पहले भी ऑप्शन था, आप पीजी के बाद डायरेक्ट रिसर्च में जा सकते थे, क्योंकि जितनी ज्यादातर फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पर पीजी के बाद डायरेक्ट आप रिसर्च करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिजिटल के उस पर आ जाऊँ, फिर मुझे लगता है देर हो गई, मैं समाप्त करती हूँ अपनी बात को। हम एक टारगेट है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें तो ऑलमोस्ट ज्यादातर जगहों पर बहुत अच्छी स्थिति है, हम यूनिवर्सलाइजेशन की ओर बढ़े। पर जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो अभी भी हम 56% के आसपास हैं। इसका मतलब हमारा 44% बच्चा, 44% जो बच्चा है वो ड्रॉप कर देता है सेकेंडरी या एजुकेशन में। तो इस GER को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमको बढ़ाए रखना है और ये हमको 2030 तक हम शायद मुझे एग्जैक्टली 2030 तक टारगेट है कि ये फुल मतलब हमको ये अचीव कर लेना है कि 100% एनरोलमेंट रहे। और जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में अभी खाली 26% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन पास कर लेता है उसमें से हायर एजुकेशन में खाली 26% बच्चे ही जा रहे हैं। तो इस पर टारगेट रखा गया है कि 2035 तक इसको 50% तक हमें बढ़ाना है। तो अगर हमने ये जो टारगेट्स रखे हैं हमें ये अचीव करने हैं, तो उसके लिए तो हमें जीडीपी का 6% के करीब खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को इतने खर्चे करने ही पड़ेंगे। और अगर हम कुछ डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप किसी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और उसका हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वहाँ पर वो चीजें सीख सकते हैं। कुछ जो बच्चे ऑफलाइन एजुकेशन में वंचित रह जाते हैं कि मान लीजिए रोज का किराया नहीं दे के आ सकते हैं या लड़कियों की सिक्योरिटी की वजह से माँ बाप उनको स्कूल्स नहीं भेज रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई एकदम से ना छूटे, तो इस मतलब वो क्लास से वंचित ना रह जाएं। तो इस जो क्लासरूम गैप है उसको दूर करने के लिए ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग की बात हो रही है कि, और ये ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग तभी हो पाएगा जब स्कूल्स और कॉलेजेस में अच्छी वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो, और जो बच्चे हैं उनके पास भी चाहे टैबलेट्स हैं या फोन, स्मार्टफोन है या कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे गवर्नमेंट को स्कूल्स के माध्यम से, जिन बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि सब बच्चों को भी फोन और डिजिटल इक्विपमेंट्स दें और खुद भी अपना रखें। और इसकी टीचिंग, इनको नॉलेज भी देनी पड़ेगी कि किस तरीके से यूज करना है। तो अच्छे स्कूल्स में तो ये थोड़ा बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उस बैकग्राउंड से बच्चे भी आते हैं, पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये स्थितियां सुधर रही हैं, उनको और ज्यादा हमको सुधारना है। और इसमें जैसे कह रहे प्रज्ञता गाइडलाइंस है, जो अब तो MHRD थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है, उसकी ई लर्निंग गाइडेंस टीचर्स को देने के लिए, पहले टीचर तो सीखे कि उसको कैसे यूज करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे को, और अगर हमको वीडियोस बनाने हैं तो किस तरीके से हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए प्रज्ञता गाइडलाइंस हैं कुछ। फिर स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल है। अभी जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट की सुविधा सब जगह नहीं है, स्मार्टफोन सब जगह नहीं है, पर टीवी तो ऑलमोस्ट गांव स्तर पर भी और सभी घरों में अप्रोचेबल है टीवी है। तो अगर वहां पर स्वयं प्रभा टीवी चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं या इसको लगा लेते हैं तो 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन ये सुविधा उपलब्ध है। और 4 घंटे का एक कोर्स, मतलब रोज आप कह सकते हैं कि कोर्स उपलब्ध होगा और वो 5 बार रिपीट होगा। मान लीजिए बच्चा
एक बार में नहीं कर पाता तो वो दोबारा सुन लेगा, या अगर रिपीटेड सुनना चाहता है तो उसको रिपीटेड सुन लेगा। तो इससे जो डिजिटल गैप है वो भी फिल करने में हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो ये जो स्वयं प्रभा टीवी थैंक चैनल यू है मंजुला मैम। जी मंजुला मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। बहुत बहुत थैंक यू, आपने काफ़ी कुछ शेयर किया। एक्चुअली हम टाइम लिमिट में बंधे हैं और सेकंड स्पीकर भी है हमारे साथ। ओके ओके मैम, ओके हाँ, तो प्लीज वाइंड अप विद इन 1 मिनट जी सो दैट अदर स्पीकर में ऑल्सो गेट जी। द। सॉरी टू और इंटरप्ट। जैसे मनोदर्पण की हम बात कर ही चुके हैं, दीक्षा पोर्टल है, स्वयं प्रभा है, बच्चों को हमें बताना होगा कि स्वयं प्रभा पे एजुकेशन उपलब्ध है, स्वयं पोर्टल पे भी जाकर वो कोई कोर्स कर सकते हैं। तो हम जितना डिजिटलाइज कर देंगे अपनी एजुकेशन सिस्टम को, तो उससे भी जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की, तो ये भी हो सकेगी। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया कि मैंने अपनी बात आपके लोगों के मध्य रखी, और मुझे लगता है कि आप लाभान्वित हुए होंगे। और क्योंकि हम 1-1.5 साल से हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें हमको सबको पता ही है, पर फिर भी एक डिस्कशन का फोरम था जो आपने उपलब्ध कराया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। प्रिंसिपल मैडम, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद। आपसे ऑफलाइन भी हम मिल चुके हैं कोविड के पहले, और आज डिजिटली हम लोग मिल रहे हैं। आप सभी का बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मैम, आपने हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इसलिए कि इतने शॉर्ट नोटिस में आपने ये काम किया। आपको बहुत अच्छा लगा सुन के। अब इसी क्रम में मैं निधि मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। और निधि मैम के बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि ये इसी केंद्रीय विद्यालय अलीगंज की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो निधि मैम प्लीज़ अब आप अपने विचार व्यक्त करिए। Thank you, Madhulika. निधि मैम। Thank हाँ you, जी ma'am. मैम, Am I audible? यस मैम। Thank you so much. नमस्ते, मैं निधि बेंगलुरु से। जैसे कि मधुलिका ने बताया, मैं केवी अलीगंज की छात्रा रही हूँ, तो अभी इतने सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को देख के थोड़ा सा नर्वस लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं वापस आ गई। Anyways, thank you so much, Madhulika, for giving me this opportunity to share my views. And सभी अध्यापक गणों को सादर प्रणाम। भाषा की खिचड़ी के लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। बेंगलुरु शहर में पिछले 20 साल से रह रही हूँ, तो भाषा की खिचड़ी पूरी बन चुकी है। प्लीज बियर विद मी। तो विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो we would be talking about education technology. So to start with, let's have a brief about education technology. So when we are talking about education technology, we are talking about application of science and technology utilizing human and non-human resources to achieve our goal. So this whole thing is divided into 3 parts. The first thing is we are utilizing science and technology. Second thing is we are talking about human and non-human resources. And the most important thing is we are doing all this to achieve our educational goal. And what is our educational goal? That is to make learning, enable learning. That is what we do in schools. So quickly, when we are talking about science and technology, let me split it in this context. When in this context I am talking about science, I am talking mostly about neuroscience. साइंस जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें कि हम बिहेवियरल और लर्निंग एबिलिटीज सीखते हैं। जब जब टीचर्स को ट्रेन किया जाता है तो उनको लर्निंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। दोज ऑल आर न्यूरो टेक्निक्स, कि बच्चा कैसे जल्दी सीखता है और पढ़ाया किस तरीके से इफेक्टिवली जाता है। तो ऑल दोज आर न्यूरो टेक्निक्स. The easiest thing that I can bring into notice is there is a phrase which is called neurons that fire together, wire together, which means जिस चीज को आप बार 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 करते जाते हैं वो परमानेंट हो जाता है।
वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स, जैसे कि असेंबली में हम लोगों ने बचपन से राष्ट्रगान गाया है, रोज गाया है, रोज गाया है, तो वो इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड और हो चुका है कि अगर नींद में भी कोई हमें बोले या कहीं से भी सुने तो हम लोग ऑटोमेटिकली राष्ट्रगान गाना शुरू हो जाते हैं। जबकि जैसे मेरे लिए तो पिछले 20 साल से 25 साल से मैं स्कूल के एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, पर इनग्रेन्ड है, इट इज़ फायर्ड सो वेल इन मी. So that was the science part of it. So when we are talking about education technology, we are talking about science and technology. So science is the neuroscience that we are talking about. That is the specifically the science of learning, behavioral learning. Okay. And the second part of it is the technology. So when I am saying technology, I refer to skills, knowledge, equipments, devices, everything together. So when I say technology, I mean a network of things जो कि आपकी कम्युनिकेशन में भी यूज हो रही हैं, आपको टीचिंग को ईजियर और इफेक्टिव भी इनेबल कर रही हैं. So it's a combination of these all things that we refer to when we are talking about technology. The second thing that we were talking about was the human and as well as the non-human resources. अब इस पूरे के पूरे gamut में it is not only the technology, it's not only the gadgets, the devices that are being effective. Human जो skills, knowledge है, that is equally important. In fact, that is the center of everything. आप सिखाता भी ह्यूमन बीइंग ही है और सीखता भी ह्यूमन बीइंग ही है. सो एजुकेशन इज learning, teaching, both aspects. So when we are doing these things, we are talking about human beings. So when we are talking about this education technology, we cannot ignore any of these, at least nowadays. So we cannot ignore technology, and the human is the one, because बच्चा जो है वो आपके वर्ड से नहीं सीखता, आप वर्ड्स को कैसे कह रहे हैं उससे सीखता है. आपने जब गंदा कहा और नाक चढ़ाया तो उसको समझ में आया ये चीज एप्रिशिएबल नहीं है, और जब आपने कहा अच्छा, तो वो आपकी शक्ल, एक्सप्रेशन, टोन, किस तरीके से आप कह रहे हैं उससे ज्यादा सीख रहा है. वो एक तोते को तोता बोलना बाद में सीखता है, पर वो पहले उसको विजुअली देखता है, हरा है, फड़फड़ा रहा है, ऐसी चोंच है, वो पहले उससे सीख जाता है कि ये तोता है और ये कौवा है. उसके बड़े होने पे हम धीमे धीमे उसको ये वर्ड्स देते हैं कि इसे तोता कहते हैं, इसे कौवा कहते हैं. तो बेसिकली आवर लर्निंग एबिलिटीज आर मोर विद एक्सपीरियंसेस, जो हमारे विजुअल्स हैं, जो हम सुन रहे हैं, कनेस्थेटिक, जो हम इमोशंस उसके साथ रिलेट करते हैं, जो टीचर बार बार कह देता है या कहता भी नहीं है, एक स्टेयर देता है आपको, बच्चे को इमीडिएट समझ में आता है कि दिस इज नॉट एन एप्रिशिएबल बिहेवियर. टीचर ने अगर कुछ कहा भी नहीं है ना, असेंबली में प्रिंसिपल की एक आंख भी अगर आपके पास जाती है तो बच्चे को पता होता है कि अब मुझे डांट पड़ रही है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. वर्ड नहीं पहुंचते बच्चे के पास. और अगर कहीं पे अच्छा है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो टीचर की आंख पड़ता है कि हाँ मेरी ये ऑडिटरी का पीस बहुत अच्छा लगा था, मेरी टीचर की आंख से मैंने पढ़ा. सो क्योंकि स्कूल का मतलब सिर्फ बुक्स की वर्ड्स को ब्रेन तक पहुंचाने का ट्रांसफर प्रोसेस तो नहीं है ना, वो तो फिर होम स्कूलिंग भी हो सकती थी. we have created schools because that's an experience. We have created school as an community जहाँ पे बच्चा लाइफ स्किल्स ज्यादा सीखता है, आपस में कैसे रहना है, बड़े के साथ कैसे रहना है, छोटे के साथ कैसे रहना है. तो that is what a school is, that it creates a learning ability in the student. आप स्कूल में बच्चे को पूरा स्किल डेवलप करके रेडी नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल के बाद कुछ भी काम नहीं कर सकता है, उसका स्किल डेवलपमेंट फिर भी, बट यू मेक इट रेडी टू लर्न. दैट इज द पर्पस ऑफ स्कूल. यू डेवलप द स्किल्स इन दैट, कि आप सीखने के लिए, मतलब गुरु क्या है, उससे कैसे लेना, ये स्कूल सिखाता है. तो दैट इज व्हाट अ स्कूल इज डूइंग. अदरवाइज होम स्कूलिंग होती है, वो सिर्फ वर्ड्स के साथ अगर ब्रेन में ट्रांसफर होना हो, तो जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है बच्चे का, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स. आज की डेट में आई वुड ऑल्सो रेफर टू डॉक्टर मंजुला, जिन्होंने पहले बात की है. There were not many takeaways from her conversations, from her what she said. It's a fusion today. It's a technology
which is enabling the human efforts, which is enabling it, it is making it easier, it is making it effective. और अगर आप एजुकेशन के दोनों एस्पेक्ट्स में देखें, टीचिंग और लर्निंग में देखें, लर्निंग में यू नो इट इज इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो अवेलेबल है, जो बच्चा एक बार नहीं समझ पा रहा है, दैट kid has an access to the videos, it can be a repeated learning for them. और आपको फीडबैक मिल रही है. टीचिंग की तरफ जाएं तो योर प्लानिंग, योर एग्जीक्यूशन, योर फीडबैक, और उसके बाद रीप्लानिंग ऑफ योर लेसन प्लान्स, दैट कैन बी डन इफेक्टिवली विद टेक्नोलॉजी. और उसके बाद ये सब जो डेटा है, इसको आप अपने स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशन लेवल पे जब चेक करते हैं, यू कोलैबोरेट इट ऑल, इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग. यू अंडरस्टैंड कि कितने बच्चे किस चीज में क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं. सो दैट इज हाउ यू डू. प्लस जो आपके जो जैसे मेरे टाइम के जो टीचर्स थे, जिनको जो एक्सपीरियंस था, द वे दे वर टीचिंग, दैट वाज प्रेशियस. एक स्टूडेंट, एक टीचर का 25-30 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस, दैट इज प्रेशियस. बट वंस दैट टीचर रिटायर्स, दैट गोज आउट ऑफ द सिस्टम and is of the institute cannot utilize it. But for say now, if you use technology, you have the lectures or the teachings of that teacher, how they used it, the methods that they use. If you are saving it and you are using it for your further education, for your further training, that is how technology is using it, that is how it is affecting it. So basically what I wanted to share with you is that I was reading a survey, and I think Dr. Manjula also mentioned about it, that by 2030, 30%, more than 30% of our job market is going to be automated. So the objective, as we said in the first, using technology and science, utilizing human and non-human resources for the education objective. The education objective today is to enable our students ready for these automated jobs. Are we doing it? Is there a gap? I think that is the question I would like to leave with the teachers today, and see how well we can do that. Are we ready for that? Because we need to keep the final objective, the goal in our mind. So how we are utilizing technology in our teaching, in our learning. As a teacher also, we all learn. Throughout we are learning. So are we using that technology to fill in that gap that we have? We understand we have. So to be ready for that 2030 objective that we have in our mind. So that's the thought that I would like to leave the faculty with, that are we ready, and how are we using technology for that. I hope I have left some thoughts to ponder on with the community, and hope this would help the community in some ways. Thank you. Thank you, ma'am. Definitely you have left us with thought-provoking questions, and you have given questions to your teachers. That is very good कि आपने टीचर्स को क्वेश्चंस दे दिए, और बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन के. और कभी हम चाहेंगे कि आप हमारे स्कूल के बच्चों का सेशन लें. डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस है आपका, 21 साल का इस फील्ड में, आप साइकोथेरेपिस्ट है, तो हम चाहेंगे आप हमारे स्कूल के बच्चों का सेशन जरूर लें इसके बारे में. Any time, I would be more than happy to support the school and the KV community in any form I could. I would love to. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम. अब मैं अपनी प्राचार्य महोदया नीका मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इस वेबिनार के पीछे इसकी जो प्रेरणा है वो मैम ही है. उन्होंने ही गाइड किया है कि कैसे सब करना था. मैम अपने इस बारे में विचार व्यक्त करें. मैम. धन्यवाद मधुलिका मैम. सभी आदरणीय प्राचार्य बंधु, हमारे लखनऊ संभाग के और बहनें, हमारे सभी शिक्षक साथी, और आज के बहुत मुख्य 2 अतिथि वक्ता जो हमारे इस वेबिनार में शामिल हुए, सबको नमन करते हुए मैं बस कंक्लूड करूंगी इस चीज़ को. और श्रेय मुझे नहीं जाता है, श्रेय तो हमारे देश के पंथ प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस शिक्षक पर्व के आयोजन की बात कही, और जिसपे प्रतिदिन जो है 7 तारीख से 17 तक विभिन्न विषयों पर परिचर्चा सेंट्रल लेवल पे हो ही रही है.
इसी संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के मार्गदर्शन में हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने जो ब्रीफ मीटिंग में हम लोग को ब्रीफ किया कि हम लोग भी ऐसी परिचर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नई शिक्षा नीति के फैलाव के लिए बात करें, जिसका जो फोकल थीम या मुख्य थीम यही है कि गुणवत्ता परक सतत शिक्षा और हमारे विद्यालय जो है उसमें भारत में विद्यालय से ज्ञान प्राप्ति, ये इसकी मेन फोकल थीम है। और डे वाइज अलग अलग टॉपिक्स रखे गए हैं। जैसे आज के लिए टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एनडीए की बात थी, नेशनल डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर की, कि शिक्षा में जो मैम ने क्वेश्चन छोड़ा अभी लास्ट में, जो निधि मैम का जो क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं वो फोकल थीम वो दिमाग में है ही कि 8-10 साल बाद जो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी होगी, जो रोजगार होगा, उसका प्रारूप बदला हुआ होगा। खाली किताबी ज्ञान से ही हम उतना उत्कृष्ट रोजगार को नहीं पा पाएंगे, तो उसके लिए किस तरीके से तकनीकी का समावेश किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हम सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, यानी सबने बीएड किया है और सबने एजुकेशन टेक्नोलॉजी या शिक्षा तकनीकी नाम का पेपर भी पास किया है। एक थ्योरी एक अलग चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में आज के साथ रेलेवेंट यूज, और वो नॉट ओनली इन एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन अदर प्रोफेशन ऑल्सो, वो क्योंकि शिक्षा की है जो सभी रोजगार में के लिए जो है व्यक्ति तैयार करता है। तो जो हमारे भावी सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हम लोगों के हाथों में हमारे विद्यालयों में या हमारे महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, कल जब वो अपने व्यवसाय को ढूंढने चलेंगे तो हमारे किताबी ज्ञान के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका हम उनको कितना ज्ञान दे पाएंगे। और जो हमारा डिजिटल डिवाइड या जो डिजिटल होने की वजह से पेंडेमिक में जो हम लोगों ने अवसर तलाशा और अपने आप को मजबूत किया, कुछ डिजिटल एजुकेशन में या ऑनलाइन एजुकेशन में, अभी भी हम कहेंगे कि शुरुआत बहुत अच्छी रही। हमारे सभी शिक्षकों को नमन, जिन्होंने इस चीज़ को तुरंत अपनाया और कहीं भी लर्निंग गैप आने नहीं दिए। लेकिन दोस्तों, जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है वो ये मानता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और जीवन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस फील्ड में भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जो हमें सीखनी है, और नित्य नई सीख कर अपने तक ही ना रखकर अपने छात्रों तक जरूर पहुंचानी है। और इस प्रक्रिया में, ये शिक्षा जगत में जो तकनीकी सहयोग लेने की प्रक्रिया में, मुझे लगता है कि हम शिक्षक के साथ साथ अपने छात्रों के साथ यदि सह छात्र की भूमिका को अपनाएंगे तो हम कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि सीख पाएंगे और सिखा भी पाएंगे। बच्चों का एक्सपोजर और भी ज़्यादा है। तो इस मंच से, इस परिचर्चा में अपने वक्तव्य को विराम देते हुए, सबका धन्यवाद देते हुए, सिर्फ इसी उसके साथ कि हम सब स्वयं को तकनीक में मजबूत करें और अपने शिक्षा जगत को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं कि भारत जो शिक्षा गुरु कहा जा रहा है वो कहीं भी तकनीकी रूप में भी अपना ना पिछड़े। और जो हमारे भावी नागरिक हैं, जो बच्चे भविष्य भारत के हमारे हाथों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके मन में किंचित भाव भी ऐसा अभाव ना आए कि हम लोग सक्षम नहीं है ग्लोबल लेवल पे। हम जब अंतरराष्ट्रीय इमेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे बच्चे भी सक्षम होने चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके पास अपॉर्चुनिटी, इस सबको देते हुए हम ही शिक्षकों का दायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी टीम केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत जो कंप्लीट टीम ऑफ टीचर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ऊपर से नीचे तक जितने लोग हैं, सब लोगों को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान है और बड़ी सशक्तता और जागरूकता के साथ हम लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और हम केंद्रीय विद्यालय की तरफ से हर स्टेक होल्डर का, अपने सारे अतिथि वक्ताओं का जो इनडायरेक्टली हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उन अभिभावकों का जिनके पास हमारे विद्यालय बच्चे 18 घंटे रहते हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन सबका भी आभार प्रकट करते हैं कि इस परिचर्चा में उन्होंने भाग लिया, या बच्चों के माध्यम से या टीचर्स के माध्यम से जैसे भी वो जुड़े, तो वो जरूर बच्चों में इस अभिलाषा को कायम रखें और हम भी इस आगे बढ़ने की शक्ति को बनाए रखें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक यू मैम। अंत में मैं केंद्रीय विद्यालय अलीगंज द्वितीय प्याले की प्राचार्य मैडम से को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम म्यूट है आपका माइक। थैंक यू मधुलिका। आज के इस वेबिनार के लिए मैं अपने दोनों बहुत विदुषी
महिलाएं, डॉक्टर मंजुला उपाध्याय मैडम, निधि वी चावला जी का मैं अपने विद्यालय की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने जो नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के तहत इतने 1 घंटे के ही समय में आपने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, जो हमने पेपर में पढ़ा, सुना, यूट्यूब पर देखा, लेकिन आज आपकी चर्चाओं से बहुत सारी चीजें हमको स्पष्ट हो जाती हैं। तो मैं आज अपने इस सेमिनार में, जो कि मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं अपने विद्यालय के बहुत अपने लैब में बैठी हुई हूँ, कंप्यूटर लैब में, जहां हम रूबरू हो करके एक अपने सेमिनार किया करते थे, आज वैसा ही मैं फील कर रही हूँ। चाहे मैडम बेंगलोर से बोल रही हूँ, चाहे मैडम लखनऊ से बोल रही हूँ, चाहे मैं अपने कक्ष से, चाहे हमारे भिन्न भिन्न विद्यालय से आए हुए जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग विद्यालयों से आज इस वेबिनार में जुड़े, मैं उन सभी प्राचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और प्राचार्य भी, एचएम और शिक्षकगण, मैं सभी को अपने अलीगंज परिवार की ओर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मैडम। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी का थैंक यू इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। Thank you everybody.